हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का क्लास हम लोग। और आज जो होगा आपका टेस्ट नंबर होगा वो आपका 14। इससे पहले आपका 13 टेस्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आप 13 टेस्ट नहीं देखे हैं दोस्तों तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ सभी टेस्ट आपको क्रम से मिल जाएगा। फुल टेस्ट आपको यहाँ पर आपको 75 प्रश्नों का कराया जा रहा है, जो आपको प्रधान शिक्षक में 75 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रधानाध्यापक में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और जितने भी टेस्ट हुए हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम, और डायरेक्ट आपको वहाँ से सारा लिंक आपको शेयर कर दिया गया है। आज का जो प्रश्न है काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जितने भी प्रश्न है दोस्तों आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसको पूरा निचोड़ यहाँ पर अभी देखने वाले हैं, ठीक है। और ये देखिए आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको हमें सहयोग करना पड़ेगा मात्र 250 का, और फिर आप जुड़ जाइएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ आपको PDF वीडियो नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड होते रहेगा। जो भी क्लास हुआ है उसका भी मिल जाएगा और आगे का भी मिल जाएगा। टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से टेलीग्राम आप ज्वाइन कर ले। ये हमारा फेसबुक पेज है। अब हम चलते हैं आज के पहले सवाल पर। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं। चलिए आज का पहला सवाल कह रहा है कि आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था। जी हाँ, जो पहली लड़ाई हुई थी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 की क्रांति थी, उसमें किसने भाग नहीं लिया था। तो ऑप्शन है आपका तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर और भगत सिंह। देखिए तो पहली लड़ाई जो हुई थी इसमें तात्या टोपे तो भाग लिए थे, रानी लक्ष्मीबाई भी भाग ली थी, बहादुर शाह जफर भी लिया था, है ना, लेकिन इसमें भगत सिंह दोस्तों भाग नहीं लिया था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर डी, भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह को फांसी दिया गया था आपको 23 मार्च 1931 को, और 23 मार्च को मनाया जाता है आपका शहीद दिवस। दूसरा प्रश्न चलते हैं आपका, कह रहा है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। जी हाँ, महात्मा बुद्ध सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो वो दिए थे आपको श्रावस्ती में। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे सबसे अधिक उपयोग। और जो श्रावस्ती था दोस्तों, ये कौशल राज्य की राजधानी थी। कहाँ की राजधानी थी? कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, और यहाँ सबसे अधिक उपदेश दिए थे। प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? तो प्रथम उपदेश दिए थे आपको सारनाथ में। ठीक है, प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे ये। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न हम चलते हैं थर्ड नंबर। कह रहा है कि अनुसूत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अनुव्रत है ना, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसके द्वारा किया गया था? अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन। ऑप्शन है महायान बौद्ध संप्रदाय ने, हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, जैन धर्म ने, या फिर लोकायत शाखा ने। तो अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? तो वो हो जाएगा दोस्तों जैन धर्म के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, देखिए जैन धर्म में ना पंच महाव्रत माना जाता है। जैन धर्म में पंच महाव्रत है, और वो पंच महाव्रत कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, अहिंसा है, सत्य है, ब्रह्मचर्य है, असत्य है और अपरिग्रह है। ठीक है, तो 5 महाव्रत माना गया है जैन धर्म में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि शेर शाह का मकबरा। जी हाँ, तो ये आ गया आपका बिहार वाला सवाल। तो शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो बिहार में है, और बिहार में कहाँ है? तो सासाराम में है। ठीक है, कहाँ है? सासाराम में है, और वहाँ सासाराम में एक तालाब के बीच में चबूतरे पर बना हुआ है उनका मकबरा, बहुत सुंदर है, आप लोग देखे भी होंगे, है ना। तो ये सासाराम में है आपका। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर। 5 नंबर कह रहा है कि चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? जी हाँ, चाणक्य। देखिए चाणक्य जो थे ना, ये बहुत सारे नाम से जाना जाते थे। एक तो चाणक्य को ही दोस्तों कहा जाता है आपको क्या? कौटिल्य। और इन्हीं को कहा जाता है विष्णुगुप्त, है ना, इन्हीं को कौटिल्य भी कहा जाता है आपको, और इन्हीं को कहा जाता है आपका क्या? विष्णुगुप्त। ठीक है, तो ये भी इनका नाम याद रखिएगा, ये भी आपको पूछा जाता है। देखिए तो चाणक्य को जो बचपन में पुकारा जाता था
वो कहा जाता था इनको विष्णुगुप्त। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। और चाणक्य की एक महत्वपूर्ण जो पुस्तक है वो आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, अर्थशास्त्र। उस पुस्तक का क्या नाम है? अर्थशास्त्र। इस पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन ये पुस्तक किस चीज़ से संबंधित था? तो ये राजनीति से संबंधित था आपका ये पुस्तक। ये चीज़ क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। अर्थशास्त्र इनकी पुस्तक का नाम था। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर। कह रहा है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था दोस्तों? ऑप्शन है आनंद, सरीपुत, मोगलान या फिर सुभद्र। तो 6 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, यानी कि सुभद्र। देखिए इसकी कहानी ये है कि जब महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष में, कह सकते हैं कि जब ये कहाँ पहुँचे, तो जीवन के अंतिम वर्ष में अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे। इनके शिष्य का नाम था दोस्तों चुंद, ठीक है। और ये कहाँ पहुँचे? पावा पहुँचे। पावा कहाँ पड़ता है? तो ये आपको उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और वहीं पर फिर वहाँ से ये चले गए थे कहाँ? कुशीनगर। और कुशीनगर में ही ये अंतिम उपदेश दिए थे। और अंतिम जो उपदेश दिए थे वो दिए थे आपको सुभद्र को, ठीक है। सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सुभद्र। नेक्स्ट है आपका कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? जी हाँ, अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा है कहाँ? तो अलाई दरवाज़ा है आपको दिल्ली में, ठीक है। कहाँ है? तो ये है दिल्ली में। और इसका जो निर्माण करवाया गया था वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। ये बुलंद दरवाज़ा नहीं समझ जाइएगा, ठीक है। बुलंद दरवाज़ा दूसरा है ना, कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। ये अलाई दरवाज़ा है। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किया था अलाउद्दीन खिलजी। और ये कहाँ है दोस्तों? तो दिल्ली में है। और जो कुतुब मीनार है ना, उसी के निकट है ये आपको अलाई दरवाज़ा, ठीक है। इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1311 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना है, दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर प्रश्न, 8 नंबर, कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? जी हाँ, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस उर्दू कवि ने देखा था 1857 के विद्रोह को? ऑप्शन है मीर तकी मीर, जोग, गालिब या फिर इकबाल। क्या होगा? सभी लोग अपना कमेंट जरूर करते चलिएगा। कमेंट करने से ना आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, मैंने सही जवाब दिया, ठीक है। गलत भी होता है, कोई बात नहीं है ना, गलत तो होता ही है, उसके बाद ही एक दिन सही होगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग का पढ़ा हुआ है, लेकिन छूट जाने के बाद ये सब मिस माइंड हो जाता है। धीरे धीरे करके सारा आपका रिवीजन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। तो 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था दोस्तों? तो उन्होंने देखा था गालिब। किसने देखा था? गालिब ने देखा था, याद रखिएगा, ठीक है, अपनी आंखों से। नेक्स्ट है कि संसार अस्थिर और क्षणिक है। संसार जो क्या है, ये क्या है? अस्थिर है और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? मतलब कि ये किस धर्म से संबंधित है? किसने कहा है ये बात? बौद्ध धर्म, जैन धर्म के द्वारा, गीता के द्वारा या फिर वेदांत के द्वारा? तो 9 का क्या हो जाएगा आपका? तो ये बौद्ध धर्म है ना। तो बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद का स्वीकार किया गया है दोस्तों, कि जो संसार है वो अस्थिर है और क्या है? ये क्षणिक है, ठीक है। चलिए, यानी कि विश्व की जो प्रत्येक वस्तु है वो अस्तित्व और क्षण मात्र के लिए ही रहता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बौद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? जी हाँ, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल का नाम बताना है। तो गवर्नर जनरल कौन था जिसको औरंगजेब ने निष्कासित कर दिया था भारत से? तो वो था सर जॉन चाइल्ड। क्या नाम था इसका? सर जॉन चाइल्ड। इन्होंने क्या करता था सर, जो सर जॉन चाइल्ड था, ये क्या करता था कि 1688 ईस्वी की ये बात है। और उस समय बम्बई वाला इलाका है ना, बम्बई और जो पश्चिमी घाट वाला जो इलाका है, पश्चिमी समुद्री तट वाला जो क्षेत्र है, इस पर क्या करता था, वो जो हज यात्री होते थे उसको क्या करता था? बंदी बना लेता था। और ये बात पता चल गया किसको? औरंगजेब को। इसी वजह से औरंगजेब ने सर जॉन चाइल्ड को क्या कर दिया? निष्कासित कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 11 नंबर। कह रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म
किस नगर में हुआ था? बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा जाता है? नेताजी। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म हुआ था दोस्तों उड़ीसा में। कहाँ हुआ था? उड़ीसा में। और उड़ीसा में ही एक जगह है कटक, ठीक है, याद रखिएगा, उड़ीसा में है कटक और यहीं इनका जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था आपका 23 जनवरी 1897, है ना, 23 जनवरी 1897 में इनका जन्म हुआ था आपका, याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए सुभाष चंद्र बोस जो थे इन्होंने 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे, 1938 ईस्वी में और 1939 ईस्वी में 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। लेकिन 39 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष पत्र को क्या कर दिए? त्यागपत्र कर दिए थे और 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे सुभाष चंद्र बोस। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कब किया था? 1939 में किया था। और फिर 1942 ईस्वी में ये कहाँ चले गए थे? तो जर्मनी चले गए थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 12 नंबर सवाल कह रहा है कि महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। महात्मा गांधी के विचार से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कह रहा है कौन थे? तो वो आदिवासी नेता कौन थे? तो वो थे आपको जोड़ा नांग थे। और ये जोड़ा नांग जो थे ना, नाम काफ़ी टेढ़ा है, ये कहाँ के थे? तो ये मणिपुर के थे, ठीक है, याद रखिएगा कहाँ के थे? मणिपुर के थे। इनका बारे में कहा जाता है कि ये जनजातीय नेता थे, जदोनांग या फिर इनका जोड़ा नांग भी कहते हैं। और ये मणिपुर के नागा जनजाति के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है। किस जनजाति के थे? तो नागा जनजाति, है ना, नागा जनजाति। देखिए नागा जनजाति नागालैंड में भी है और मणिपुर में भी, क्योंकि दोनों राज्य आपस में सटा हुआ है आपका। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? जी हाँ, वो कौन सी घटना थी जिसके वजह से गांधी जी आहत हो गए और असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे? देखिए असहयोग आंदोलन जो शुरुआत हुआ था वो 1920 में हुआ था और ये आपका समाप्त हो गया 1922 ईस्वी में। तो चौरी चौरा कांड हो गया था आपका 1922 ईस्वी में, यानी कि एक जो थाना था, थाना को घेर करके, है ना, उसमें क्या कर दिया? आग लगा दिया गया, जिसमें बहुत सारे सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी जल करके। और इसी से आहत होकर गांधी जी ने क्या किया कि ये जो असहयोग आंदोलन था इसको वापस ले लिया था। ये घटना कब हुई थी? तो ये घटना है आपको 5 फरवरी, ठीक है, याद रखिएगा 5 फरवरी 1922 की ये घटना है। ये डेट आपको पूछ लिया जाता है, पूरा डेट, है ना, पूरा डेट आपको पूछा जाता है, तो पूरा डेट आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका कि भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो भारत सरकार अधिनियम जो है आपका 1935 ये किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? ऑप्शन है कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, रॉलेट कमीशन या फिर साइमन कमीशन। तो ये किस पर आधारित था दोस्तों? 14 का क्या हो जाएगा? ये आपको साइमन कमीशन पर आधारित था, ठीक है, ये साइमन कमीशन पर आपका आधारित था। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी आपको 1885 ईस्वी में। कब हुई थी? 1885 में स्थापना हुई थी। और प्रथम जो वायसराय थे वो लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन। आंसर याद रखिएगा डी नंबर। डफरिन का जो कार्यकाल था वो था आपका 1884 से लेकर के 1888 तक, ठीक है। और ये डफरिन ही था, इसके समय ही आपका कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये वो ह्यूम के द्वारा किया गया था। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी प्रथम अध्यक्ष बने थे। और इसकी स्थापना जो हुई थी दोस्तों वो कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो बम्बई में हुई थी। बम्बई में एक गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय है, वहीं पर इसकी स्थापना की गई थी। तो जितने भी सवाल आपको बताए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, है ना। आपको सुनते सुनते सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन भी तो रिपीट होता है ना। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भाई, जितने लोग देख रहे हैं। कह रहा है कि किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को
इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? जी हाँ, वो व्यक्ति कौन था जो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस, और उसमें इसका योगदान दिया था। तो वो था दोस्तों रास बिहारी बोस। कौन था? रास बिहारी बोस ने काफ़ी योगदान दिए थे। इसका जो घटना है, ये घटना है आपको 1943 की। 1943 ईस्वी में जब सुभाष चंद्र बोस कहाँ चल जाते हैं? टोक्यो पहुँच जाते हैं, और टोक्यो पहुंचते हैं तो इंडियन नेशनल आर्मी से, यानी कि जो उसके तुरंत बाद रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता पद से त्यागपत्र दे देता है, और जो है इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में इन्होंने अहम योगदान निभाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका रास बिहारी बोस। नेक्स्ट है आपका कि चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? जी हाँ, चंपारण आंदोलन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। एक नंबर तो फिक्स है कि चंपारण से पूछेगा ही तो पूछेगा, 100% पूछेगा, ठीक है, चंपारण से। तो कौन सा नहीं है? चंपारण आंदोलन हुआ था आपका 1917 ईस्वी में। क्यों हुआ था? तो तीनकठिया पद्धति के खिलाफ हुआ था आपका। गांधी जी को किसने बुलाया था? तो राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था, ठीक है। और इसमें कौन कौन शामिल नहीं, अच्छा, इस आंदोलन में कौन संबंधित नहीं है, ये पूछा गया है। तो देखिए, इस आंदोलन में आपको राजेंद्र प्रसाद तो थे इसमें, है ना, अनुग्रह नारायण इसमें सिंह भी थे, अनुग्रह नारायण भी सिंह थे इसमें, और इसमें जेबी कृपलानी भी थे दोस्तों। जयप्रकाश नारायण जो है इसमें संबंधित नहीं है, ठीक है। जयप्रकाश नारायण जो थे चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे, ठीक है। इसमें और कौन कौन थे? तो महादेव देसाई थे, ठीक है। कौन थे? महादेव देसाई थे आपके, नरहरि पारेख थे, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग थे आपका। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है। यानी कि जो साबरमती आश्रम जो इन्होंने स्थापना किया था, ठीक है, गांधी जी के द्वारा स्थापित किया गया था साबरमती आश्रम, और ये किस नगर के बाहर स्थापित किया गया था? गांधीनगर, अहमदाबाद, राजकोट या फिर वर्धा? तो 18 का क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। अहमदाबाद के बाहर किया गया था। और इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो 1915 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 19 नंबर। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, है ना। चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कह रहा है कि निम्न में से किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है? जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कथन कि ये किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है? तो वो हो जाएगा आपका 19 का सी नंबर, यानी कि स्वामी दयानंद ने। देखिए, स्वामी दयानंद कहे थे कि बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य से अच्छा है। यानी कि हमारा जो कितनों भी बुरा हमारा देसी राज्य है, वो विदेशी जो यहाँ पर रह आकर के जो शासन कर रहा है उससे अच्छा ही है, ठीक है। तो ये कथन था आपको स्वामी दयानंद का, ठीक है, स्वामी दयानंद। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तभी आपको बता दिए कि भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी दोस्तों, ये हुई थी 28 दिसंबर 1885। तो 28 दिसंबर पूरा याद रखना है, 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना होती है। कहाँ स्थापना हुई थी? तो बम्बई स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना होती है। स्थापना किसने किया था? तो A.O. ह्यूम ने किया था। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो W.C. बनर्जी थे। उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का सबसे ठंडा स्थान, जी हाँ, तो विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका बरखोयास्क, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? बरखोयास्क जो है दोस्तों, ये है आपका ध्रुवीय क्षेत्र है आपका, है ना, ध्रुवीय क्षेत्र है। और यहाँ सबसे ठंडा आपको पाया गया था ये साइबेरिया में, साइबेरिया के बरखोयास्क में। और यहाँ कितना डिग्री पाया गया था? तो -68 डिग्री सेंटीग्रेड, -68 डिग्री सेंटीग्रेड। और फॉरेनहाइट में अगर कहा जाए तो -90 डिग्री फॉरेनहाइट, ठीक है। तो इतना डिग्री यहाँ पर पाया गया था। ये मतलब कि कब इंडिकेट किया था, मतलब कब ये रिकॉर्ड किया गया? तो 6 फरवरी, ठीक है, 6 फरवरी 1933 को, 6 फरवरी 1933 को ही सबसे ठंडा स्थान था बरखोयास्क, ये याद रखना है। नेक्स्ट है आपका कि अमरकंटक से कौन सी नदी उद्गम होती है? उद्गम मतलब क्या होता है? निकलना, यानी कि उदय होना, ठीक है। तो कौन सी नदी निकलती है अमरकंटक से? तो अमरकंटक है कहाँ? तो ये है आपको मध्य प्रदेश में।
ठीक है। अमरकंटक कहाँ पर ही है, तो ये है आपका मध्य प्रदेश में, ये रहा आपका मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश से ये नदी निकलती है आपको यहाँ से निकलती है, और ये किधर की ओर बहती है, तो ये पश्चिम की ओर बहती है। किधर बहती है, पश्चिम की ओर, और यहाँ पर खंभात के खाड़ी में जा कर के गिर जाती है। ठीक है। और ये ज्वार नद मुख का निर्माण करती है, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो क्या चीज़ का निर्माण करती है, ज्वार नद मुख का निर्माण करती है, ये याद रखिएगा। ठीक है। और इसके ये ऊपर है नर्मदा नदी, इसके बीच में है सतपुड़ा की घाटी, है ना, सतपुड़ा पर्वत, और इसके नीचे है आपको ताप्ती नदी। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि सतपुड़ा पर्वत जो है ये किसको किसको अलग करता है, तो ये नर्मदा नदी और ताप्ती नदी को अलग करता है। ठीक है, याद हो गया आपको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा नदी। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, तो दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, तो ये भी आपको ये मध्य प्रदेश से निकलती है। और महानदी आपको छत्तीसगढ़ से निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 23 नंबर, कह रहा है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। देखिए अभी आपको पता है कि नर्मदा नदी ये बह रही थी, और उसके नीचे है आपको ताप्ती नदी। इसके बीच में कौन सा पर्वत है, श्रेणी है, तो उसको कहते हैं दोस्तों सतपुड़ा की श्रेणी है इसके बीच में। ठीक है, याद रखिएगा, ऊपर नर्मदा, नीचे ताप्ती, और बीच में सतपुड़ा दोनों को अलग करता है। और नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदियाँ कहाँ गिरती है, तो ये है आपको खंभात की खाड़ी में जाकर के गिरती है। और ये दोनों नदियाँ ज्वारनद मुख का निर्माण करती है, और ये दोनों नदियाँ पश्चिम की ओर बहती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो प्रमुख नदी कौन सी है जो भारत के पश्चिम की ओर बहती है, तो वो है नर्मदा और ताप्ती। आंसर क्या हो जाएगा आपका सतपुड़ा श्रेणियाँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 24 नंबर, कह रहा है कि झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा स्थित है। देखिए पीसा की झुकी हुई मीनार आप सुने होंगे, तो झुकी लाट के लिए जो पीसा स्थित है तो कहाँ स्थित है, तो ये इटली में स्थित है ना। इटली की झुकी हुई मीनार याद रखिएगा, है ना, तो ये कहाँ है, इटली में है आपका। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका 24 का सी नंबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर। और दोस्तों जो लोग भी अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से अगर जुड़ना चाहते हैं 7857824310 व्हाट्सएप ग्रुप का आपको इसमें जो भी लोग जुड़ते हैं तो उनको 250 का सहयोग करना पड़ेगा। वहाँ पर आपको सभी वीडियो आपको फ्री में मिल जाएगा, जितने भी क्लास हुए हैं और आगे जो भी क्लास होगा उसका PDF आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। ठीक है, और भी अदर जैसे करेंट अफेयर है और भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आंसर आपको वहाँ पर मिलते रहेगा। ठीक है, तो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग 250 का सहयोग करें और इस ग्रुप से आप जुड़े और अधिक से अधिक लोगों को बताएं। चलिए तो 25 नंबर प्रश्न हम देख लेते हैं कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किस में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, तो कौन से राज्य में कह रहा है कि महिलाओं की जो संख्या है वो पुरुष से क्या है, अधिक है, यानी कि लिंगानुपात जो है अधिक है। तो लिंगानुपात जो निकाला जाता है प्रति 1000 पुरुषों पर निकाला जाता है महिलाओं की संख्या, तो सबसे अधिक जो है दोस्तों वो है आपका केरल में। केरल में कितना है, तो 1084। कितना है, 1084 पुरुष पर, 1084 महिलाएं पर 1000 पुरुष है। मतलब कि यहाँ महिलाएं की संख्या क्या है, ज़्यादा है आपका। ठीक है, कितना है, 1084, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और सबसे अधिक जो शिक्षा का जो स्तर है वो भी केरल में सबसे अधिक है आपका। अब तो 100% हो गया होगा, 2011 में ही 94% था आपका केरल का। ठीक है, और सबसे कम आपका बिहार का था, बिहार का भी कुछ ऊपर चढ़ा होगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 26 नंबर, कह रहा है कि भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है। देखिए ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय मानक जो समय है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा अभी आप अच्छा से देखिए, डिटेल से देखिए। देखिए तो भारतीय मानक जो समय है ये टोटल 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्य से, 5 राज्य से होकर के गुजरती है। कौन कौन राज्य से होकर के गुजरती है आप यहाँ पर फिगर में देखिए। यहाँ है आपको उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के नीचे मिलेगा आपको मध्य प्रदेश, वहीं बगल में मिलेगा आपको छत्तीसगढ़। ठीक है, और उसके नीचे है आपको उड़ीसा, उसके नीचे है आपको आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्यों से होकर के बहती है, गुजरती है कौन सी रेखा, तो भारत का मानक समय रेखा। याद रखिएगा 5 राज्य, तो इसमें से कौन सा नहीं है, आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, उत्तर प्रदेश से भी गुजरती है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। और ये क्वेश्चन कई बार घुमा फिरा करके पूछा गया है। भारत का मानक समय है कितना, तो 82.5 डिग्री है। ठीक है, कहाँ से गुजरी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। और ये कहाँ से गुजरी है, तो इलाहाबाद के नैनी से। ठीक है, इलाहाबाद के नैनी से ये गुजरी है आपका। नेक्स्ट है आपका 27 नंबर, कह रहा है कि निम्न में से कौन
रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है दोस्तों। रेजिड्यूल पर्वत का कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन है आपका हिमालय, किलिमंजारो, एटना या फिर अरावली। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर अरावली। अरावली रेजिड्यूल का मतलब होता है ना कि सबसे पुराना अवशिष्ट, है ना। रेजिड्यूल का मतलब क्या हो गया? अवशिष्ट पर्वत, ठीक है, अवशिष्ट पर्वत, सबसे पुराना पर्वत। तो सबसे पुराना पर्वत का उदाहरण है आपको अरावली पर्वत। अरावली पर्वत जो है ये कहाँ पर ही है? तो अरावली पर्वत देखिए आपको ये मिलेगा, आपको ये है आपका अरावली पर्वत। ये गुजरात से लेकर के पूरा ये दिल्ली तक, आपको दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन है ना, रायसीना हिल, वो भी आपको अरावली पर्वत का ही भाग है और वहाँ तक ये आपको फैला हुआ है, ठीक है। अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है आपको गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर। ये कई बार आपको पूछा गया है, ये माउंट आबू में पड़ता है आपका, ठीक है, याद रखिएगा। और ये दुनिया का सबसे अवशिष्ट पर्वत है, सबसे पुराना पर्वत है आपका, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 28 नंबर। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और एक ही बार लाइक करना है, 2 बार नहीं करना है ना। लाइक करने से हम बार बार इसलिए कहते हैं क्योंकि थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं, है ना। अच्छा लगता है कि हाँ आपने वीडियो को लाइक किया, आपको अच्छा लगा, ठीक है। और कुछ नहीं, उससे कुछ हमें फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। 28 कह रहा है कि विंध्य शैलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वह है। जी हाँ, किस शैल में कह रहा है? तो विंध्य के शैल में। तो विंध्य शैल में किस चीज़ का भंडार पाया जाता है? तो चूना पत्थर का भंडार पाया जाता है आपको विंध्य की शैल में, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विंध्य शैल में चूना पत्थर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत के तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ है? जी हाँ, तो तेलंगाना जो आपका अलग हुआ था वो आपको आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, और कब अलग हुआ था? तो 2 जून 2014 को अलग हुआ था, ठीक है। इसका निर्माण कब हुआ? 2 जून 2014 को निर्माण हुआ आपका तेलंगाना को, और तेलंगाना की जो राजधानी है दोस्तों वो है आपको हैदराबाद। और वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश की भी राजधानी कहाँ है? तो हैदराबाद है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद में है। लेकिन आंध्र प्रदेश की 10 साल बाद राजधानी दूसरी हो जाएगी, उसका नाम हो जाएगा आपको अमरावती। क्या हो जाएगा? अमरावती इसकी राजधानी नई बनेगी। कब से? तो 2024 से। 2024 से इसकी नई राजधानी बन जाएगी अमरावती। किसकी? तो आंध्र प्रदेश की, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है, 30 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? अनुसूचित जाति का मतलब एससी, है ना। एससी लोगों की संख्या सबसे अधिक कहाँ है? ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब। देखिए सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है? तो सबसे अधिक भारत में जो जनसंख्या है वो है आपका उत्तर प्रदेश, और अनुसूचित जाति की भी जनसंख्या दोस्तों सबसे अधिक कहाँ है? तो वो आपको उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है। तो दोनों में आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट है कि भारत का योजना आयोग था। देखिए भारत में पहले योजना आयोग था, लेकिन योजना आयोग को अब क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन अभी भी योजना आयोग के बारे में कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा इसकी जो स्थापना है, पूरा डेट याद रखना है, 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना होती है, ठीक है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं, याद रखिएगा। योजना आयोग की जगह पर अब जो नया आयोग जो आया है वो आया है नीति आयोग। कौन सा आया है? नीति आयोग आया है। तो नीति आयोग की स्थापना कब होती है? तो नीति आयोग मतलब लागू हो गया आपको 1 जनवरी 2015 से, ठीक है। 1 जनवरी 2015 से अपना काम ये कर रहा है। योजना आयोग अब समाप्त हो गया। क्वेश्चन पूछ रहा था कि भारत में योजना आयोग क्या था? तो योजना आयोग था दोस्तों एक सलाहकार संस्था था, ठीक है। योजना आयोग क्या था? एक सलाहकार संस्था था। ये कोई संवैधानिक संस्था नहीं था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि योजना आयोग कैसा संस्था है? तो एक सलाहकार संस्था है मात्र, ये संविधान में इसका वर्णन नहीं है। ऐसे भी पूछ लेगा कि योजना आयोग का वर्णन संविधान में है या नहीं, तो इसका वर्णन संविधान में नहीं है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है आपका 32 नंबर। भारत की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि से निम्नलिखित किसके विकास में गंभीर अड़चनें आई है दोस्तों? तो जनसंख्या में अगर निरंतर वृद्धि होगी, भारत की जनसंख्या देख रहे हैं ना, ऐसी भी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है, ठीक है। तो निरंतर इसकी वृद्धि से मतलब कि किसके विकास में गंभीर अड़चन आएगी? आर्थिक विकास में, या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, या फिर जनांकिकीय? तो इससे हो जाएगा आपको सामाजिक और आर्थिक दोनों में आपको काफ़ी अड़चनें आएगी, ठीक है। एक तो इतना ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रहा है, क्षेत्रफल तो बढ़ नहीं रहा है लेकिन जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट है आपका 33 नंबर।
कह रहा है कि भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें कौन सी है। जी हाँ, तो भारत की प्रमुख जो वाणिज्य फसलें हैं, ऑप्शन देख लीजिए, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, कपास हो जाएगा आपका, और आपका तिलहन हो जाएगा, और जूट हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा, तंबाकू हो जाएगा। ये सभी जो फसलें हैं दोस्तों, ये हो जाएगा आपका क्या चीज़, तो ये हो जाएगा वाणिज्यिक फसलें। कपास है, तिलहन है, जूट है, गन्ना है, तंबाकू है ना, तो ये सब आपका हो जाएगा वाणिज्य फसलें। एक पूछा जाता है कि रोपण फसलें कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो रोपण कृषि कौन के अंतर्गत आ जाता है, चाय। ठीक है, चाय क्या आ जाएगा, रोपण कृषि। कॉफ़ी हो जाएगा आपका, केला हो जाएगा आपका, नारियल हो जाएगा, रबर हो जाएगा, ये सब हो जाएगा आपको रोपण कृषि के अंतर्गत। तो ये कृषि से तो आपको एक क्वेश्चन फिक्स है कि आपको पूछेगा ही पूछेगा। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड बैंक ऋण देता है। जी हाँ, बताइए, जो हमारा वर्ल्ड बैंक है, तो वर्ल्ड बैंक ऋण किस प्रकार का देता है, दीर्घकालीन ऋण देता है या अल्पकालीन ऋण देता है। तो देखिए, वर्ल्ड बैंक जो है ना, ये दोनों प्रकार का ऋण दे सकता है आपको, अल्पकालिक और दीर्घकालीन दोनों प्रकार का ऋण देता है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, ये मैंने पहले भी बताया था। तो इसकी स्थापना होती है 1944 ईस्वी में। और वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है दोस्तों, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ है, वाशिंगटन डीसी। ठीक है, याद रखिएगा, वाशिंगटन डीसी ये है कहाँ, तो वाशिंगटन डीसी आपको अमेरिका में पड़ता है, और वहीं है, अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट है आपका 35 नंबर। 35 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जीएसटी के बारे में सही नहीं है। किसके बारे में कह रहा है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, याद रखिएगा, गुड्स, गुड नहीं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसमें कौन सा सही नहीं है, तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि जीएसटी जो है वो भारत में प्रचलित सभी प्रत्यक्ष करों को समाप्त कर देगा। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, जीएसटी का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, ये पूछा जाता है आपको। अगला जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि सेरीकल्चर। जी हाँ, सेरीकल्चर का संबंध किससे है दोस्तों, तो सेरीकल्चर जो है वो रेशम उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, रेशम उत्पादन से संबंधित है आपको सेरीकल्चर। मत्स्य उत्पादन को क्या कहा जाता है, तो पीसी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, पीसी कल्चर कहते हैं। अंगूर उत्पादन को क्या कहते हैं आपको, तो वीटी कल्चर कहा जाता है। क्या कहते हैं, वीटी, है ना, वीटी कल्चर कहा जाता है अंगूर उत्पादन को। आपको बताना है कि फूल के उत्पादन को क्या कहते हैं, बताइए, फूल के उत्पादन को क्या कहा जाता है, तो फ्लोरी कल्चर, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 37। एकाधिकार का अर्थ क्या होता है मेरे भाई, एकाधिकार, नाम ही है एकाधिकार, है ना, मतलब किसी व्यक्ति का उस पर एकाधिकार है, तो क्या कह सकते हैं इसको, तो एकाधिकार का मतलब होता है एकल विक्रेता, मतलब कि एक ही वो विक्रेता है ना, तो इसका पूरा अधिकार है, जो मन में आवे वो करेगा आपको, है ना, तो एकल विक्रेता को एकाधिकार होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट है आपका 38 कह रहा है कि सेज का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, सेज का जो पूर्ण रूप होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या होता है, सेज का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आंसर नंबर ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, आपका 39 नंबर। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए, जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं और चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अगर जुड़ने के लिए तो आपको मात्र 250 का सहयोग राशि देना है, मात्र एक बार, और आपको निरंतर इसमें जुड़े रहना है। आपको जितने भी क्लास हुए हैं सभी का PDF आपको मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 7857824310, आपको नीचे भी दे दिया गया है नंबर, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 39 नंबर, कि भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी। जी हाँ, तो सबसे अधिक दूध देने वाली बकरी कौन सी है, तो वो बकरी का नाम है आपका जमुनापारी। कि कौन सी बकरी है, जमुनापारी बकरी है दोस्तों, ये बहुत दूध देती है, और ये दो चीज़ के लिए फेमस है, मांस के लिए भी और दूध के लिए भी, है ना, तो दोनों चीज़ के लिए आपका फेमस है। नेक्स्ट है आपको कि भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है। तो जी हाँ, मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाएगा, ऑप्शन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ द्वारा, या भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। क्या हो जाएगा, तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है इसको नियंत्रण में। ठीक है, किसको, तो मुद्रा एवं साख का। देखिए, RBI का गठन कब हुआ था, RBI का गठन हुआ था दोस्तों एक्ट
एक्ट 1934 के तहत 1935 में हुआ था। ठीक है, आरबीआई का गठन होता है और 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? तो ये 1949 में हुआ है इसका राष्ट्रीयकरण। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। कौन है? याद रखिएगा, शक्तिकांत दास इसके वर्तमान में गवर्नर है। कितने नंबर के गवर्नर हैं? तो 25वें नंबर के ये गवर्नर हैं। ठीक है, आरबीआई के बारे में ध्यान रखना है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका 41 नंबर। 41 कह रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? देखिए, हमारा जो उच्चतम न्यायालय है ये अनुच्छेद कितने में है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 124 में इसका वर्णन है। ठीक है, और इसमें जो न्यायाधीशों की संख्या में जो वृद्धि करने की शक्ति है वो संसद के पास होती है। ठीक है, किसके पास होती है? संसद के पास। जब हमारा सर्वोच्च न्यायालय बना था तो उस समय हमारे उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या थी दोस्तों वो मात्र 7 थी। ठीक है, उसमें 7 1 8 था, 7 + 1 था आपका, है ना, 7 + 1 = 8 था आपका। ठीक है, उस समय 7 न्यायाधीश था और 1 मुख्य न्यायाधीश, यानी कि टोटल 8 था। वर्तमान में इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वर्तमान में है आपको 34। ठीक है, 33 न्यायाधीश हैं और 1 आपका मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, वर्तमान में। तो ये ध्यान आप रखना है आपको। ठीक है, अनुच्छेद कितना में? तो 124 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 42 नंबर। कह रहा है कि संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है। जी हाँ, तो देखिए, पंचायत चुनाव जो होता है ना, तो पंचायत चुनाव का निर्णय कौन लेता है? पंचायत चुनाव कराने का निर्णय जो लेता है दोस्तों वो राज्य सरकार का है। ठीक है, कौन किसके अधिकार में आता है? तो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। आपका आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है आपका 43 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? जी हाँ, तो मौलिक अधिकार हमारा जो भी वर्तमान में है 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, 6 मौलिक अधिकार। अनुच्छेद कितने में है? तो 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक है आपका मौलिक अधिकार, 12 से लेकर के 35 तक। और भाग कितने में है? तो भाग आपका 3 में है। कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा इसमें नहीं है, वो आपको पूछा गया है। 43 का आंसर क्या हो जाएगा कि समान काम के लिए समान वेतन, ये मौलिक अधिकार हमारा नहीं है। समान काम के लिए समान वेतन, ये मौलिक अधिकार नहीं है। तो आखिर ये है क्या? तो मौलिक अधिकार नहीं है तो ये है क्या? तो इसका जो वर्णन किया गया है ये नीति निदेशक तत्व में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, नीति निदेशक तत्व में इसका वर्णन किया गया है आपको। किसका? समान काम के लिए समान वेतन। ये अनुच्छेद कितने के तहत आता है? तो अनुच्छेद 39 में इसका वर्णन किया गया है दोस्तों, नीति निदेशक तत्व में। ठीक है, ये मौलिक अधिकार नहीं है। उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, ये मौलिक अधिकार है। कानून के समक्ष बराबरी, ये भी मौलिक अधिकार है। धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 44 नंबर। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? जी हाँ, देखिए, भारतीय संविधान जो हमारा बना है ना, तो इसको बनने में कितना समय लगा? बनने में इसका जो टाइम लगा था 2 वर्ष। कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक है, तो 2 साल 11 महीना 18 दिन तो इसको बनने में लग गया। और इसमें कितने अधिवेशन हुए थे? तो अधिवेशन पूछ लिया है तो 12 अधिवेशन हुए थे। कितने अधिवेशन? 12 अधिवेशन इसमें हुए थे आपका। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका कि हमारा संविधान कब लागू हुआ था? तो हमारा संविधान तो आपको पता है 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। ठीक है, और देखिए आपकी जो क्लास है ना निरंतर चल रही है, एक भी दिन अभी तक गैपिंग नहीं हुई है दोस्तों, और डेली लाइव चलती है आपकी रात में 9 बजे से। तो जितने भी लोग हैं उनको बता दीजिए, है ना, 9 बजे लाइव रात में। ठीक है, देखिए दिन में तो आपके पास समय नहीं है, इसीलिए हम रात में इसको शुरू किए हैं ताकि आराम से आप देख सकें। ठीक है, और डेली आपको 9 बजे से ही चलती है। नेक्स्ट है आपको कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो चौथे स्थान पर, पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर या फिर तीसरे स्थान पर? तो प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो तीसरे स्थान पर रखा गया है दोस्तों। मूल कर्तव्य के किस नंबर पर? तो तीसरे नंबर पर। मूल कर्तव्य अनुच्छेद है कितने में? तो 51 के क में इसका वर्णन किया गया है। मूल कर्तव्य कितने भाग में है? तो भाग 4 के क में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है।
ठीक है। कब इसको जोड़ा गया है, तो 1976 में जोड़ा गया है। कौन से संशोधन के तहत जोड़ा गया है, तो 42वें संशोधन के तहत जोड़ा गया है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, आपका 46 नंबर कह रहा है प्रश्न नंबर कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है। जी हाँ, तो उच्चतम न्यायालय के जो वेतन निर्धारित किया जाएगा दोस्तों, वो किसके द्वारा किया जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका संसद के द्वारा। ठीक है, 46 का क्या हो जाएगा आपका, संसद निर्धारित करता है आपको उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन का। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, याद रखिएगा। और देखिए अनुच्छेद कितने के तहत निर्धारित किया जाता है, तो अनुच्छेद 125 के 1 के तहत निर्धारित किया जाता है कि जो आपको सर्वोच्च न्यायालय है उनके जो न्यायाधीश हैं उनका वेतन कितना होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर आपको ये एक चीज़ दिया गया है ना, प्रधानाध्यापक और जो प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं और उनके सहयोग के लिए है और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए, तो ये नंबर आपको दिया गया है, इसी नंबर पर आपको फ़ोन पे या गूगल पे करना है और यही नंबर आपका व्हाट्सएप का भी है। ठीक है, मात्र 251 का सहयोग करना है आपको। PDF हो गया, आपको नोट्स हो गया, आपको वीडियो होगा, सारा चीज़ आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है आपका 47 नंबर। 47 कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो ये क्वेश्चन कल भी हम बताए थे कि जो संविधान निर्माण हुआ उस संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो वो थे आपको BN राव। कौन थे, BN राव थे, यानी कि बेनेगल नरसिंह राव। इनका पूरा नाम क्या था, तो बेनेगल नरसिंह राव। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट है आपका 48 नंबर। कह रहा है कि भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में। जी हाँ, जो मूल कर्तव्य है इसका संविधान के किस भाग में है, तो भाग 4 के क में इसका वर्णन किया गया है। तो कई बार आपको बता चुके, तो रटा गया होगा, आपको दिमाग से तो निकलेगा ही नहीं, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आपका 49 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को जो अपनाया गया था दोस्तों, वो अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा, है ना। किसके द्वारा अपनाया गया था, तो संविधान सभा के द्वारा। और कब अपनाया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया और इसी दिन अपनाया गया था। ठीक है, 11वें अधिवेशन में। टोटल अधिवेशन कितना हुआ संविधान में, तो 12 अधिवेशन हुआ, 11वें अधिवेशन में ये आपको अपनाया गया था आपका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, आपका 50 नंबर। कह रहा है कि नीति निर्देशक सिद्धांत है। जी हाँ, जो हमारा नीति निर्देशक सिद्धांत है, नीति निर्देशक तत्व है, 36 से लेकर के 51 तक इसका वर्णन किया गया है। भाग आपका 4 में इसका वर्णन किया गया है। ये क्या है, ये वाद योग्य है या फिर वाद योग्य नहीं है, या मौलिक अधिकार तो है ही नहीं। तो ये जो है ना, ये वाद योग्य नहीं है। इसको आप दोस्तों न्यायालय में परिवर्तन नहीं कर सकते, है ना। ये परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता है। अनुच्छेद कितने के तहत, तो अनुच्छेद 37 के तहत। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि नीति निर्देशक जो सिद्धांत है ये वाद योग्य नहीं है, यानी कि इसको न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता है। अनुच्छेद कितने के तहत, तो 37 के तहत। अगला है कि बल का मात्रक क्या है। जी हाँ, बल का मात्रक क्या है, फैराडे है, फर्मी है, न्यूटन है या फिर रदरफोर्ड है। तो फैराडे का मात्रक है आपका न्यूटन। ठीक है, आंसर हो जाए, बल का मात्रक क्या है, न्यूटन है। आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 52 नंबर। 52 नंबर कह रहा है कि शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं, क्यों। जी हाँ, जो शीत प्रकोष्ठ होता है उसमें भंडारित फल जो है वो अधिक समय तक चलता है। क्यों चलता है, तो 52 का हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर सी, यानी कि श्वसन की दर घटा दी जाती है, इसके वजह से आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट है 53 नंबर की खाने वाला जो नमक होता है। जी हाँ, खाने का नमक यानी कि NaCl किससे बनता है, तो NaCl जो आपका बनता है वो बनता है आपका प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार के मध्य जो अभिक्रिया होती है और उससे निर्मित होता है आपको खाने वाला नमक, यानी कि NaCl। आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है आपका कि DPT वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए करते हैं दोस्तों, तो DPT का जो टीका लगता है दोस्तों वो किसके लिए लगता है, तो डिप्थीरिया के लिए, काली खांसी के लिए, कुकुर खांसी जिसको कहा जाता है, या फिर टिटनेस के लिए। तो आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, DPT का टीका।
और ये बच्चों को लगता है। अगला है आपका 55 नंबर कि लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं। जी हाँ, लाइकेन क्या है? मिश्रित जीव है जो किससे बने होते हैं? तो लाइकेन किससे बने होते हैं? वो हो जाएगा कवक और शैवाल के ये बने होते हैं। आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, एक शैवाल और दूसरा कवक से ये बने होते हैं। नेक्स्ट है आपका 56। प्रश्न कह रहा है कि एम्पियर, है ना, एम्पियर मापने की इकाई है। तो एम्पियर से क्या मापा जाता है? वोल्टेज को, विद्युत धारा, प्रतिरोध या फिर पावर। तो एम्पियर से मापते हैं हम लोग विद्युत धारा को, है ना। आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 57 नंबर। कह रहा है कि परिस्थितिक दबाव यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या होती है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो इकाई होती है वो होती है बार। क्या होती है आपका? बार इसकी इकाई होती है। नेक्स्ट है आपका 58 नंबर कि निम्नलिखित धातुओं में कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है आपको सोना, है ना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि स्वतंत्र अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है दोस्तों? तो वो है आपको सोना। ठीक है, यानी कि जो सोना होता है ना, ये किसी से भी रासायनिक अभिक्रिया सबसे कम करता है, यही कारण है कि ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका 59 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो विटामिन B1 में संतरा होता है, संतरा में विटामिन B1 होता है, कॉड यकृत तेल में विटामिन D होता है, गेहूं अंकुरित तेल में विटामिन E होता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? कौन सा सुमेलित नहीं पूछा गया है? तो 59 का हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि इसमें सभी सम्मिलित है। देखिए, संतरा में ना विटामिन C तो होता ही होता है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें विटामिन B1 भी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 59 का। और कॉड यकृत तेल में आपका विटामिन D पाया जाता है और गेहूं अंकुरित तेल में विटामिन E पाया जाता है आपका। ठीक है, और इसमें विटामिन C तो रहता ही है प्रमुख मात्रा में संतरा में, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें विटामिन B1 की भी मात्रा रहती है, कम मात्रा रहती है, सबसे अधिक C रहती है ना। 60 प्रश्न है कि हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है। जी हाँ, हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, उसमें अधिकतम मात्रा में क्या है? तो सबसे अधिकतम मात्रा में आपका पानी है दोस्तों, जल है ना। 60% से ज़्यादा क्या है? जल ही जल है दोस्तों। जो एक नवजात शिशु होता है, जो बच्चा होता है ना, उसका बॉडी जो है 75% जल से बना होता है। और जबकि जो एक वयस्क मनुष्य होता है तो उसमें 60 से लेकर के 65% भाग क्या होता है? आपका जल होता है। और महिलाओं में कितना होता है? तो एक वयस्क महिला 55 से 60% जल होता है। ठीक है, तो सब में अलग अलग होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 61। कह रहा है कि अच्छा 61 देखिए मैथ आ गया है ना। तो ये मैथ को हम यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉप करते हैं, मैथ को हम थोड़ा सा यहाँ पर स्किप करते हैं। मैथ का हम अलग से वीडियो बनाएंगे, बहुत सारे लोग का मैसेज आ रहा है, तो आप टेंशन ना ले, है ना। उसका हम अलग से वीडियो हम बना के डालेंगे, मैथ और रीजनिंग का, है ना। तो 20-20 या 25-25 सवाल का हम सेट बनाएंगे और उसमें हम अलग से आपको डालेंगे। ठीक है, आप टेंशन नहीं लीजिए। चलिए हम चलते हैं आपका 71 नंबर। और दोस्तों एक बार मैं फिर से बता दूं कि जो भी लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे तो उनको PDF है, वीडियो है, नोट्स है, आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और वहां पर आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। मात्र एक सहयोग राशि देना है आपको, मात्र 250 का, है ना। वो एक सहयोग है, इतना मेहनत कर रहे हैं इसी वजह से वो सहयोग लिया जा रहा है। PDF जो बनाने में जो मेहनत लगता है उसी का है ना। और आपसे कोई चार्ज नहीं है, क्लास आपका बिल्कुल फ्री है। इस वीडियो को आप 1 बार 50 बार जितना बार देखना है आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्रश्न कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या सी है? देखिए दक्षिण अफ्रीका जो है, दक्षिण अफ्रीका की जो मुद्रा है दोस्तों वो है रैंड। क्या है? दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? रैंड है। ये आंसर हो जाएगा आपका 71 का ए नंबर। दक्षिण अफ्रीका जो है ना दोस्तों, ऐसा देश है जिसकी 3 राजधानियां हैं, ये आपको याद रखना है। दक्षिण अफ्रीका की कितनी राजधानी है? 3 राजधानी है भाई। इंडिया का कितनी राजधानी है? मात्र 1 है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका का 3 राजधानी लेकर बैठा हुआ है। कौन कौन राजधानी है? तो याद रखिएगा प्रीटोरिया। कौन कौन हो गया? तो पहला जो था वो है आपका प्रीटोरिया। ठीक है, प्रीटोरिया जो है ये आपको कार्यपालिका राजधानी है। ठीक है, 3 प्रकार का राजधानी है, ये कार्यपालिका हो गया आपका। ठीक है, ये कार्यपालिका राजधानी है। और एक राजधानी है उसका आपका ब्लोम फाउंटेन। ब्लोम फाउंटेन, ब्लोम फाउंटेन जो है दोस्तों ये न्यायिक राजधानी है। ठीक है, ये कैसी राजधानी है? न्यायिक राजधानी है। और एक राजधानी और है उसका केप टाउन।
केप टाउन जो है वो केप टाउन किस प्रकार की राजधानी है, तो ये है आपको विधायी राजधानी। ठीक है, ये विधायी राजधानी है आपका। तो 3 राजधानी है आपको दक्षिण अफ्रीका की। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 72 नंबर, कह रहा है कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ है, तो ऑप्शन है श्रीगंगानगर, उदयपुर, बीकानेर या फिर जोधपुर। 72 का हो जाएगा दोस्तों आपको बीकानेर में। देखिए शुष्क कह रहा है तो थोड़ा सा आप दिमाग लगा सकते हैं कि जो शुष्क क्षेत्र है यानी कि सूखा क्षेत्र है, तो सूखा क्षेत्र कहाँ होगा, राजस्थान वाले क्षेत्र में होगा आपको, है ना। तो ये राजस्थान के बीकानेर में है आपका। ठीक है, याद रखिएगा, राजस्थान के बीकानेर में है आपका द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 73 नंबर। वीडियो को लाइक कर दीजिए जितने लोग देख रहे हैं, है ना, क्योंकि आप लोग देखिए इतना 80 90 100 आप देखते हैं लेकिन लाइक मात्र 20 30 50 रहता है ना। आप लाइक कर दीजिए, क्या दिक्कत है ना। किसी से आपका पैसा तो ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ा सा हमें सपोर्ट कर दीजिए, और क्या। चलिए 73 कह रहा है कि राज्यसभा के चुनाव के लिए अधिकतम न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। जी हाँ, तो देखिए राज्यसभा के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए दोस्तों, वो होनी चाहिए आपको 30 वर्ष। राज्यसभा के लिए कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। जबकि लोकसभा के लिए कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 वर्ष। ठीक है, याद रखिएगा, लोकसभा 25 वर्ष। जो हमारा संसद है ना, संसद 3 से मिलकर के बनता है। एक तो इसमें राज्यसभा रहता है, एक हमारा लोकसभा रहता है और एक राष्ट्रपति। तीनों से मिलकर के बनता है हमारा क्या, संसद। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम। और राष्ट्रपति बनने के लिए कितना होनी चाहिए, 35 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए आपका। ठीक है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए। मुख्यमंत्री के लिए भी 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल के लिए 35 होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका 74 नंबर। कह रहा है कि 8 अक्टूबर को प्रति वर्ष मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो भारतीय वायुसेना दिवस। क्या मनाते हैं, भारतीय वायुसेना दिवस, है ना, नौसेना नहीं, वायुसेना दिवस। आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर। और आज का अगला प्रश्न देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए नोबेल प्राइज जो है ना, वर्तमान समय में 6 क्षेत्र में दिया जाता है आपका। ठीक है, 6 क्षेत्र में ये आपका नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ये जो दिया जा रहा है आपको 1901 ईस्वी से दिया जा रहा है। ठीक है, ये किसने शुरुआत किया था इसका, तो डायनामाइट के जो आविष्कारक थे, है ना, डायनामाइट का आविष्कार जो किए थे उनका नाम था अल्फ्रेड नोबल। क्या नाम था, अल्फ्रेड नोबल। इन्होंने ही शुरुआत किया था दोस्तों आपको नोबेल पुरस्कार देने के लिए। अल्फ्रेड नोबल के स्मृति में ये दिया जाता है आपको। 1901 ईस्वी से ये शुरुआत हुआ है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत। और इसमें जब स्टार्ट हुआ था तो 5 क्षेत्र में दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, क्योंकि 1969 ईस्वी में 1969 में इसमें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने लगा था। शुरुआत कब हुआ था अर्थशास्त्र में, तो 1969 से। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो कब से शुरुआत हुआ, तो 1969 से। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो आज का ये 75 प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग ज़रूर से ज़रूर नीचे बताइए कमेंट करके। और थोड़ा सा आप लोग कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है ना। उसी से पता चलता है कि जो हमारा मेहनत है वो सही है या गलत है। ठीक है, और आप लोग प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सहयोग करें, है ना। प्रधान शिक्षक वाले और प्रधानाध्यापक वाले आप लोग को सहयोग करना है मात्र अभी 251 रुपये का, है ना। लाइफ टाइम के लिए है 251 रुपया, कोई भी फ़ी नहीं है आपका क्लास के लिए। क्लास आपका बिल्कुल फ्री है। ये सहयोग राशि है ताकि आपको PDF वगैरह हम प्रोवाइड करा सकें। PDF है, वीडियो है, नोट्स है, और आपको इसी नंबर पे फ़ोनपे या गूगल पे करके उसका स्क्रीनशॉट हमारे इसी नंबर व्हाट्सएप पर भेज देना है, और आपको फिर हम ग्रुप में ऐड कर लेंगे। वहाँ पर जितने भी क्लास हुए हैं सबका आपको PDF मिल जाएगा। हमारे यहाँ सीटेट की भी क्लास चल रही है दोस्तों, तो सीटेट हिंदी और संस्कृत का आपको क्लास चल रहा है, और इसका जो फ़ी है अभी मात्र 1000 रखा गया है। ये फ़ी आपका बढ़ जाएगा जब आपका वैकेंसी आ जाएगी, सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद। और हमारे पास अभी सोशल साइंस का भी क्लास चल रहा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। इसका मात्र अभी फ़ी है 501 रुपया। ठीक है,
चलिए, और आज का जो हमारा टेस्ट था वो टेस्ट नंबर आपका 14 समाप्त हो गया। इसमें हम लोग 75 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखे और उससे संबंधित और भी बहुत सारा प्रश्न देखे। देखिए यहाँ तो 75 प्रश्न है टोटल, लेकिन इससे संबंधित हमने 200 से 300 सवाल और भी देख लेते हैं। लगभग 300-400 प्रश्न आपको डेली कंप्लीट हो जाता है, रिवीजन हो जाता है। अगर इतना आप डेली करते चलते हैं तो सोच लीजिए अभी कम से कम एग्जाम में 2 से 3 महीना अभी एग्जाम में लगेगा आपका। सोच लीजिए कि कितना सवाल आपका कंप्लीट हो जाएगा, और बिल्कुल फ्री में, है ना। मात्र आपसे 250 का सहयोग लिया जा रहा है। इसके बाद आपका सारा तैयारी हो जाएगा, कोई भी कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आप मैसेज करके, कॉल करके आप सहयोग दे करके आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाइए, और वहाँ पर आपको पूरी तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम कल मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय 9 बजे रात्रि में। डेली आपका लाइव क्लास हो रही है, और तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।